साथियों, नमस्कार। फिल्म से चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम नवरात्र की आने वाले नवरात्र जो कल से शुरू होने वाले हैं, शुभकामनाएं। अपने इस चैनल के माध्यम से हमने आपको तमाम बैंक की स्कीमों के बारे में और गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में सूचित किया है। अब हम आपको विस्तार से बचत खाते में जो पेंशन अकाउंट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। पेंशन अकाउंट स्पेशली विशेष करके पेंशन अकाउंट जो 3 तरह के पेंशनर होते हैं सामान्य तौर पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स और जो कॉरपोरेशन के पेंशनर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स होते हैं, सेंट्रल सिविल और डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन, इस विभाग के जो भी पेंशनर्स होते हैं, इनका पेंशन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा पेंशन दिया जाता है और इनका पीपीओ भी उसमें रहता है, उस शाखा में जहाँ से इनको पेंशन प्राप्त होती है रहता है। स्टेट गवर्नमेंट के पेंशन को सारा ट्रेजरी के द्वारा दिया जाता है। सिर्फ उनका बैंक में अकाउंट होता है और उस अकाउंट में ट्रेजरी के द्वारा हर माह उनका पेंशन क्रेडिट किया जाता है। पेंशन अकाउंट में आपको निम्न सावधानियाँ बरतनी हैं और क्या क्या लाभ हैं और किस तरह से उनका संचालन करें, इसके बारे में आपको विस्तार से मैं समझाता हूँ। पेंशन अकाउंट में जो 2 तरह के पेंशन मैंने बताया, एक डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, इन विभाग के जो भी पेंशनर्स होते हैं बेसिक रूप से उनका पीपीओ बैंक में होता है। उनको बैंक के द्वारा पेंशन दी जाती है। उनका लाइफ सर्टिफिकेट भी उसी बैंक में जमा करना होता है और उनको जो भी पेंशन का फॉर्म 16A जो उनका टैक्स करता है, उसका फॉर्म 16A का जनरेट करके उसी शाखा के द्वारा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट में पेंशन का पेमेंट का प्रक्रिया पूरी जो है वो की जाती है ट्रेजरी के द्वारा। संबंधित कोषागार से उनको पेंशन उनके खाते में चली जाती है और उसको पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट बैंक के द्वारा प्रमाणित करके ट्रेजरी में ही जमा करना होता है। साथ ही उसको फॉर्म 16 जो मिलता है वो भी उसको आपके ने ट्रेजरी संबंधित ट्रेजरी के द्वारा ही मिलता है। उनको अगर कोई अंडरटेकिंग देनी है कि हमारा टैक्स ना काटा जाए, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी ट्रेजरी में देना होता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, रेलवे और टेलीकम्युनिकेशन के पेंशनर जिस भी शाखा से पेंशन पाते हैं उनको इन्वेस्टमेंट डिटेल और उनको लाइफ सर्टिफिकेट या पेंशन से संबंधित कोई भी चीज़ है उनको अपनी शाखा से कंसल्ट करना होता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। पेंशन अकाउंट में सर्वप्रथम क्या है कि ज़्यादातर बैंकों में पेंशन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5 रुपये रखा जाता है। 5 रुपये के तक ही आपको बैलेंस रखना है और उसमें कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं है। जो 5 रुपये तो नील बैलेंस के बराबर ही समझिए। तो इसलिए आप पेंशन अकाउंट अगर है तो सबसे पहले आप उस अपनी शाखा में जा कर के ये पता कर लीजिए कि आपका अकाउंट जिस समय आप खोलते हैं उस समय वो सैलरी अकाउंट या सामान्य खाता होता है। रिटायर होने के बाद उसका स्टेटस पेंशन अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको मिनिमम बैलेंस का और भी जो भी बेनिफिट है वो मिल सकती है। आप उसके साथ ही आपको उसमें डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लीजिए, अपना पैन नंबर भी चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको जो फॉर्म 16 मिलता है वो आपके पैन के ही बेसिस से मिलता है। सामान्य तौर पे ये सारी चीज़ें पेंशन जिस समय आपको इशू किया जाता है संबंधित बैंक के हेड ऑफिस के द्वारा, तो ये चीज़ें ली जाती हैं, लेकिन सिस्टम में आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका है कि नहीं, पैन नंबर वगैरह पड़ा है कि नहीं, और पड़ा है तो सही पड़ा है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है। पेंशन अकाउंट में दूसरी बेनिफिट ये होता है कि जो भी पेंशन किसी शाखा से पाते हैं तो उस शाखा के द्वारा उनको पेंशन का लोन भी दिया जाता है। और ये पेंशन का लोन पहले सामान्य तौर पे पेंशन का 18 गुना 20 गुना दिया जाता था। आज की डेट में पेंशन लोन की जो लिमिट है वो रीपेमेंट के हिसाब से होती है। मतलब कि आपका जैसे पेंशन किसी की 18,000 रुपये है तो 9,000 रुपये तक की EMI में कितना लोन बनेगा और उनको मैक्सिमम 5 साल का लोन मिलता है और 75 ईयर तक का ही ऋण दिया जाता है, यानी कि इंक्लूडिंग रीपेमेंट पीरियड। मान लीजिए आपकी उम्र 73 साल है तो आपको 2 साल की लोन मिलेगा। तो जब भी कोई ज़रूरत होती है तो आप अपनी संबंधित बैंक को कंसल्ट करें, वहाँ से आपका वो आपको आपकी फैमिली पेंशन में आपकी वाइफ के नाम से जॉइंट आपको लोन मिल जाएगा और वो आपको EMI हर महीने आपके उससे पेंशन अकाउंट से कटती रहेगी। इसमें ब्याज की दर भी सामान्य तौर पर पर्सनल लोन से थोड़ी कम ही रहती है। तो लिहाजा आपको पेंशन से जो अकाउंट से मिलने वाली सुविधा। तीसरी है कि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.5% ब्याज
सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है। वर्तमान समय में बहुत सी बैंकों ने अपने पेंशन अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी की है, यानी कि कुछ एक मिनिमम बैलेंस 20-25 हज़ार छोड़ के बाकी सारे पैसे की एफडी बन जाती है, जिस एफडी पे आपको 181 दिन का ब्याज मिलता है। विशेषकर बैंक ऑफ बड़ौदा में पेंशन अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए 3,000 रुपये खुलता है, जिसमें कि 3,000 से ऊपर के जो भी बैलेंस होते हैं उसकी एफडी बन जाती है और उस पर उनको 181 दिन के एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पेंशन अकाउंट में आप जो भी पेंशन अकाउंट खुलता है वो ज्वाइंट नेम से खुलता है, आपके और आपकी वाइफ के नाम से। खुदा न खासा किसी पेंशनर की कोई डेथ हो जाती है ताकि उस पारिवारिक पेंशन में उनकी पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एक अलग अलग प्रोसीजर है। ज़्यादातर बैंकें उसकी वाइफ के नाम से नया खाता खोल करके और उसके इस पेंशन अकाउंट को क्लोज करके इसका सारा पैसा उस खाते में डाल देते हैं, ये बंद कर देते हैं, या इसी खाते से उसको संचालन उसको करना पड़ता है। तो लिहाजा पेंशन अकाउंट में ज़रूर ध्यान रखें कि आपका अकाउंट अगर सिंगल नाम से खुला हुआ है तो उसको ज्वाइंट रूप से जोड़ दीजिए। जिनका भी पीपीओ में नाम होता है उसके साथ ही ज्वाइंट खाता खुलता है। विशेषकर स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई डिटेल होता नहीं है, तो वो ज्वाइंट खोलें या सिंगल खोलें हमसे कोई वो नहीं रहता है। किसी वजह से अगर स्टेट पेंशनर की डेथ हो जाती है तो ट्रेजरी द्वारा एक लेटर आता है कि उनकी ये डेथ इस तारीख को हो गई है, इनका अगर कुछ एक्सेस पेंशन है तो उतना रुपया हमको भेज दीजिए, बाकी पैसा का क्लेम आप संबंधित उसके उत्तराधिकारी के द्वारा या फैमिली पेंशन जिसको मिलना है उसके द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन में भी यही है कि जब कोई पेंशनर की डेथ होती है तो उसके परिवार को उनको सूचना देनी होती है, तो उसमें उस सूचना के आधार पर उतने दिनों की पेंशन अगर उसको ज़्यादा मिली है तो वो पेंशन हम लोग उसके खाते से काट कर संबंधित सेंट्रल अपने जो ऑफिस होता है उसको भेज देते हैं और बाकी पैसे का समायोजन उसको कर देते हैं। तो पेंशन अकाउंट में ये तमाम तरह की सावधानियां हैं, इनको ध्यान अगर रखते हैं तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पेंशन अकाउंट खोलते समय मैंने फिर आपसे कहा कि पेंशन अकाउंट जब भी खोलिए तो अपनी पत्नी के नाम से ज्वाइंट खोलिए। अगर पत्नी के नाम से ज्वाइंट नहीं खोलते हैं तो जो भी पीपीओ में, मान लीजिए कि पीपीओ में आपकी कोई अनमैरिड डॉटर है उसके नाम से ज्वाइंट खोलिए ताकि उसको आगे पारिवारिक पेंशन मिलने में दिक्कत ना हो। अगर आपकी कोई नहीं है, डॉटर नहीं है, कोई नहीं है, आपके बच्चे अगर बड़े हों, पेंशन के हकदार नहीं है, तो नॉमिनेशन में उनका नाम ज़रूर डाल दीजिए। ये इसलिए डाल दीजिए क्योंकि बाद में आपके पेंशन का सेटलमेंट में उनको दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से मैं आपको बहुत यूज़फुल वीडियो भी समय समय पर भेजता हूँ। हमारा चैनल FINSAY है, इसके माध्यम से आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी लोग पेंशन पा रहे हैं उनको इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो उनको अत्यंत लाभ होगा। धन्यवाद।